गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 1648 की वेस्टफेलिया संधि की। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्टफेलिया जो ट्रिटी है वो क्या है, इसके पहले की स्थिति क्या थी इस इंटरनेशनल अरीना में, और इसके बाद की स्थिति क्या थी। तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार में BA 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो पेपर है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें देखिए कि वेस्टफेलिया की जो संधि है वो है क्या। वेस्टफेलिया की संधि जो है वो 1648 में हुई थी, और वेस्टफेलिया की जो संधि है वो महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये संधि का फायदा क्या हुआ? तो इस संधि ने जो लगभग 30 साल से चले आ रहे जो एक विनाशकारी युद्ध था, जो 1618 से लेकर 1648 तक चला, उसको समाप्त किया। और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप में लगभग जो 30 साल से चल रहे जो युद्ध थे वो काफी विनाशकारी थे, और जिसका काफी दुष्प्रभाव पड़ा था। और इस संधि के हो जाने से ये हुआ कि जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, राज व्यवस्था है, और जो संप्रभुता की अवधारणा है उसकी भी आधारशिला रखी। हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में आप राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संप्रभुता, यानी कि सॉवरेनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य की जो संप्रभुता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी बात को प्रूफ किया है, इसी बात को इस्टेब्लिश किया है इस वेस्टफेलिया संधि ने। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि यही वेस्टफेलिया संधि थी जो 1648 में हुई थी, उसी ने मॉडर्न नेशन स्टेट की शुरुआत की है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन है, ये वेस्टफेलिया संधि इसका मदर के रूप में भी हम जान सकते हैं, या उसकी संज्ञा दे सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है वेस्टफेलिया संधि की, कि उस समय यूरोप में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ राजनीतिक पक्ष था, यानी कि कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट, यानी सत्ता और भूमि का संघर्ष चल रहा था। और लगातार काफी समय से चल रहा था, 1618 से तक चलना स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे ये जो संघर्ष ये पूरी तरह यूरोप में फैल गया, और लगभग 30 साल तक ये युद्ध चलता रहा। और हम ये कह सकते हैं कि जब इतने समय तक अगर कोई युद्ध चल रहा है तो जाहिर सी बात है, जो सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक भी था। और 1618 से लेकर 1648 तक चला, और 1648 में जब ये ट्रीटी होती है तब ये युद्ध समाप्त होता है। ये जो युद्ध था शुरू में तो धार्मिक रूप धारण किए हुआ था, लेकिन यही धार्मिक संघर्ष अपना रूप परिवर्तित करके धीरे धीरे राजनीतिक, राजवंशी और एक बैलेंस ऑफ पावर के संघर्ष के रूप में ये परिवर्तित हो गया। इस युद्ध में कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से देश जो है इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। जहां पर धार्मिक के कारण तो था ही, साथ ही में राजनीतिक प्रभुत्व को जमाना, अपने क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ाना, ये भी युद्ध का एक प्रमुख कारण थे, और इस लंबे युद्ध से काफी नुकसान हुआ। तो वेस्टफेलिया की संधि कहाँ हुई? तो वेस्टफेलिया की जो संधि है वो जर्मनी के दो नगरों म्यूंस्टर और ओस्नाब्रुक में हुई थी। और ये हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से बहुत सारे देशों ने इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किया। और इस सिग्नेचर के और इस संधि के लागू होने से ये जो है युद्ध खत्म होता है। तो ये जो संधि की वार ये जो वेस्टफेलिया संधि है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो पहला आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कृषि और व्यापार नष्ट हो गए, राजकोष खाली हो गए, अकाल महामारी पड़ी। तो सभी लोगों ने यही डिसाइड किया कि युद्ध जो है वो किसी स्थायी समाधान नहीं है, जबकि युद्ध को केवल एक ही चीज खत्म कर सकती है, वो है शांति वार्ता। इसलिए ये संधि होती है। दूसरा है कि वार्ता का स्थान, तो ये जो संधि होती है जर्मनी के दो नगरों में होती है, म्यूंस्टर और ओस्नाब्रुक में। और जो कैथोलिक शक्तियां और म्यूंस्टर में कैथोलिक शक्तियां और ओस्नाब्रुक में प्रोटेस्टेंट शक्तियों के बीच के जो प्रतिनिधि है उनके बीच में वार्ताएं होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वार्ताएं हुई इसे हम मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का भी प्रारंभिक उदाहरण मान सकते हैं। तो भाग लेने वाले कौन पक्ष थे इस संधि पर, साइन करने वाले प्रमुख जो शक्तियां थी वो कौन कौन थी? तो हम कह सकते हैं कि पवित्र रोम साम्राज्य थे, उसके सम्राट फर्डिनेंड तृतीय थे, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, डच गणराज्य,
और इसके साथ ही साथ पवित्र रोमन साम्राज्य के भी बहुत सारे जर्मन राज्य थे जो इस संधि में भाग लेते हैं, और इन वार्ताओं में लगभग 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और ये उस समय का एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक समिट था, यानी सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सम्मेलन था। वार्ता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? एक तो बहुपक्षीय वार्ता थी, मल्टीलैटरल निगोशिएशन था, दीर्घकालिक कूटनीतिक प्रक्रिया चली काफी लंबे समय से, और मध्यस्थता की इसकी नीति थी। इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या क्या रहे? तो इस संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे कि राज्य की संप्रभुता, इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी कि राज्य की संप्रभुता होनी चाहिए, और किसी भी राज्य को, किसी भी अन्य राज्य को किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का अधिकार होगा। और हम ये देख सकते हैं कि यही सिद्धांत आज के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मूल भी है। दूसरा है कि धार्मिक स्वतंत्रता। ये जो संधि है वो कैथोलिक, लूथरन और कैल्विनवादी समुदायों को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। अब प्रत्येक शासक को ये अधिकार है कि वो अपने राज्य का धर्म चुने, और साथ ही साथ विभिन्न धार्मिक समुदायों की रक्षा करने का भी प्रयास किया जाए। और आज हम ये देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो अरीना है उसमें जितने भी राज्य हैं, जो संप्रभु राज्य हैं, वो अपने अपने राज्य के धर्म को चुन सकते हैं। हाँ, कोई देश जो है वो पंथ निरपेक्ष भी हो सकता है, कोई धर्म जो है धर्म सापेक्ष भी हो सकता है, तो ये उनका अपना आंतरिक मामला है और किसी को भी इसमें इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं है। तीसरा था कि राज्यों की कानूनी समानता। वेस्टफेलिया की संधि ने स्थापित किया कि चाहे आकार हो, जनसंख्या हो या सैन्य शक्ति हो, सभी जो संप्रभु राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में एक समान है, और यही सिद्धांत आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भी परिलक्षित हो गया। अभी आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो वेस्टफेलिया की जो संधि थी, इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए ही आज जो है वो यूएनओ बना है। यूएनओ का काम क्या है कि जितने भी विश्व व्यवस्था में जितने भी देश हैं उन सभी को, चाहे वो आकार में छोटे हों, जनसंख्या उनकी कम हो या ज्यादा हो, उनका क्षेत्रफल कम हो या ज्यादा हो, या उनकी सैन्य शक्ति कम हो या ज्यादा हो, वो सभी संप्रभु हैं, और किसी को भी दूसरे देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र जो है वो स्थापित हुआ। तो यही संधि है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का एक आधारशिला बनता है। हाँ, आप जो है यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये कर सकते हैं कि कैसा यूएनओ है, इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग वेस्टफेलिया संधि की बात कर रहे हैं। तो वेस्टफेलिया संधि जो है वो यूएनओ के आधार का एक कारण भी बनता है। क्षेत्रीय परिवर्तन। उस समय जो फ्रांस और स्वीडन को कुछ नए क्षेत्र प्राप्त हुए, इसमें डच गणराज्य स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता को औपचारिक मान्यता प्रदान हुई, और जो पवित्र रोमन साम्राज्य थे उसके अंतर्गत आने वाली अनेक जो जर्मन रियासत थी उनको स्वायत्तता प्राप्त होती है। यानी कि सभी देश जो है वो संप्रभु है, और किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे देश की संप्रभुता का हनन करे। इस संधि की एक खास बात ये भी थी कि कूटनीतिक व्यवस्था का विकास होता है। संधि ने बहुपक्षीय बात यानी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की परंपरा को मजबूत किया, और कई देशों के प्रतिनिधियों ने समान स्तर पर बैठकर इस संधि के माध्यम से एक समझौता किया था, जो कि आधुनिक कूटनीति के विकास को एक दिशा प्रदान करता है। वेस्टफेलिया संधि का महत्व आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। पहला तो ये आधुनिक राष्ट्र राज्य की प्रणाली का उदय करता है। संप्रभु राज्य बन गए, जो कि आज भी आधुनिक राज्य प्रणाली का एक केंद्र है, एक आधार है। दूसरा है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव रखता है, यानी कि ये जो इंटरनेशनल, जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी एक नींव रखता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो इसी पे बेस्ड है। और तीसरा ये था कि धार्मिक युद्धों का अंत होता है। यूरोप में उस समय काफी लंबे समय तक युद्ध चला। वह उस समय यूरोप में, यानी कि 1648 से पहले पोप की जो सत्ता थी वो सर्वोपरि थी, और साम्राज्य, धर्म और राजवंश ही केंद्र में थे। धार्मिक संघर्ष बहुत ज्यादा था, और फिर धीरे धीरे इस संधि से जो है ये चीजों का को समाप्त हुई। फिर है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। यहाँ पर
अब किसी एक शक्ति का अगर बहुत अधिक प्रभुत्व रहेगा तो जाहिर सी बात कि बाकी सारी कंट्री जो उससे डरेगी कि कब न ये हमें अपने गुलाम बना ले, और जो उस समय हो ही रहा था। तो बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन से क्या हुआ कि चाहे देश बड़ा हो छोटा हो चाहे जो भी हो, लेकिन सभी को एक सुरक्षा के रूप में एक शक्ति संतुलन का जो नीति थी वो स्थापित हुई। फिर संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, और ये वेस्टफेलिया जो व्यवस्था है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी दिखाई पड़ता है कि जो संप्रभुता समानता की बात करता है, ये वेस्टफेलिया संधि के ही प्रभाव से दिखाई पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वेस्टफेलियाई व्यवस्था क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप देख ही रहे हैं कि जो रियलिस्टिक थिंकर हैं जैसे हैंस मॉर्गनथाउ और केनेथ वॉल्ट, ये लोग इनका ये मानना था कि जो वेस्टफेलिया व्यवस्था थी या वेस्टफेलिया संधि थी, वो क्या थी कि एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का जो आधार थी। और यहाँ पर वेस्टफेलिया जो संधि है ये क्या करती है कि प्रत्येक राज्य को उसकी सुरक्षा और उसके राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है इस अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के दौर में। तो और जो लिबरल जो विचारक थे वो ये कहते हैं कि ठीक है संप्रभुता महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो वैश्वीकरण का युग चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और जो वैश्वीकरण के कारण आर्थिक परस्पर निर्भरता है, इसने क्या किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भी राज्य हैं उनके बीच में सहयोग की आवश्यकता को भी बढ़ा दिया है। और जो रचनावादी विचारक है वो ये मानते हैं कि वेस्टफेलिया संधि समय के साथ विकसित हुए हैं, और नई परिस्थितियों के अनुसार जो है उसकी व्याख्या भी परिवर्तित होती जा रही है, एक नए रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है। इसकी आलोचना क्या हो सकती है कि यद्यपि वेस्टफेलिया संधि को हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसकी आधारशिला है, फिर भी इसकी काफी आलोचनाएं हो सकती हैं। पहला ये है कि आधुनिक वैश्वीकरण का जो दौर है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो क्या किया है, राज्य की जो पूर्ण संप्रभुता है उसको सीमित कर दिया है। दूसरा क्या है कि मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसे और भी जो वैश्विक चुनौतियां हैं, वो केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर हल नहीं हो सकती हैं, बल्कि हर देश को दूसरे देश की जरूरत पड़ेगी ताकि इन जैसे जो ग्लोबल जो चैलेंजेस है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो सके। दूसरा ये कि जो यूएन है, यूरोपीय संघ है और डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं ने इस चीज की बात की है कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें पर्टिकुलर हर कंट्री अपने अपने में नहीं रह के काम कर सकती है, बल्कि उन लोगों को एक साझा निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। फिर है कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, मानवीय हस्तक्षेप है या उत्तरदायित्व की रक्षा जो है, वो ऐसी अवधारणा है जिसने पारंपरिक गैर हस्तक्षेप सिद्धांत को चुनौती देता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मत ये भी है कि वेस्टफेलिया संधि को आधुनिक राज्य प्रणाली का एकमात्र बिंदु मानना यह ऐतिहासिक रूप से काफी सरलीकरण हो जाता है। इस समय हम इसकी प्रासंगिकता क्या देखते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से चल रहा है। फिर चीन, दक्षिणी चीन सागर विवाद, जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है, साइबर अटैक का प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है। फिर ग्लोबल हेल्थ इशू वो काफी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन आप देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, उसका कितना अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एआई एआई का जितना लाभ है उतना नुकसान भी है। और ये सारी चीजों को मुद्दों ने ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, इन्होंने संप्रभुता को और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच का एक संतुलन बनाए रखने की जो आवश्यकता उसको और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इस समय ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है जुलाई सितंबर में, भारत द्वारा जो अध्यक्षता की जाने वाली है, चाहे G20 को देखें या यूएन का जो बहुपक्षीय जो बात है, यूएन का जो मंच है, वो ये दर्शाता है कि आधुनिक विश्व में वेस्टफेलियाई जो संप्रभुता है और वैश्विक सहयोग दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वेस्टफेलिया की संधि ये विश्व इतिहास की बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि रही है।
जो जिसके कारण एक तो उस समय इस संधि का सफलता क्या रही, पहला कि उस समय जो 30 वर्षीय युद्ध थी उसको खत्म किया उसने, बहुत सारी जो समस्याएं हो रही थी उसका निराकरण किया, साथ ही साथ इसने भविष्य के लिए भी बहुत सारे रास्ते क्लियर किए। पहला तो है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना ये करता है, राष्ट्रों को संप्रभुता हो ये बात करता है, सारे देशों में असमानता होते हुए भी लेकिन उनमें कानूनी समानता होनी चाहिए, और नॉन इंटरवेंशन गैर हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है उसको स्थापित करता है। हालांकि जो इस समय ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है, जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, जो नए नए वैश्विक जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, इन सिद्धांतों को काफी हद तक परिवर्तित किया है, फिर भी जो मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम है उसका जो मूलभूत ढांचा है वो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि वेस्टफेलियाई सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए नहीं कह सकते कि वेस्टफेलियाई संधि कोई ऐतिहासिक समझौता नहीं है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक आधारशिला है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए।